बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। मोनिका कार ड्राइव कर रही थी और इसके 3 मुलाजिम पिछली सीट पर थे। तीनों सूरत से ही खतरनाक मालूम होते थे। शाम होने को आई, लेकिन हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके, मोनिका बड़बड़ाई। मगर मादाम, एक आदमी भर्राई हुई आवाज़ में बोला। क्या है? मोनिका ने पूछा। समझ में नहीं आता कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि आप किसी काम से खुद ही बाहर निकली हों। आखिर उस हकीर से आदमी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? एक आदमी ने सवाल किया। क्या तुम यही सवाल डंगू से नहीं कर सकते थे? मोनिका ने कहा। यकीनन मादाम, वो भी आप ही की तरह इसकी तलाश में सरगर्दा हैं। मैं कहता हूँ कि वो जादूगर नहीं, जगलर था। काले आदमी अमूमन तो तोहम परस्त होते हैं। वो ख्वाह मख्वाह उसके रूप में आ गया था, एक आदमी ने कहा। इसके बारे में मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन सवाल तो यह है कि डंगू इसके मसले पर मुझसे दूर क्यों भागता है। हम दोनों ही साथ निकले थे, मगर वो हीला साजियां करके मुझसे अलग हो गया। अकेले ही उसे तलाश करना चाहता है। आखिर क्यों? क्या तुम कोई माकूल वजह बता सकोगे? मोनिका ने कहा। मगर वो बेचारा माकूल वजह क्या बता सकता, क्योंकि उसका जहन तो मोनिका के लहजे की शीरीनी में डूब कर रह गया था। शायद उन्होंने पहली बार उसे इतने नरम लहजे में गुफ्तगू करते सुना था। मैं क्या बता सकूंगा मादाम, उसने बिलाखिर कहा। डंगू मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन उस आदमी के बारे में मुझे यकीन है कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मोनिका ने कहा। कोई कुछ ना बोल सका। कार तेजी से फर्राटे भरती रही। कुछ देर बाद मोनिका ने कार की रफ्तार कम कर दी। सड़क की बाईं जानिब से एक आदमी ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया था। वो पीछे ही रह गया और कार आगे निकल आई। मोनिका ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर रोक दिया और खिड़की से सर निकालकर पीछे देखने लगी। गाड़ी रुकवाने वाला तेजी से कदम उठाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। क्या है? मोनिका ने झिलाए हुए लहजे में पूछा। ऑनरेबल बेबी फैंटम ने उसे पकड़ लिया है, आने वाले ने इत्तला दी। कहाँ है? मोनिका ने पूछा। हेवलॉक बिल्डिंग में। मुझसे कहा था कि आपको इत्तला दे दूं, आने वाले ने कहा। ठीक है, जाओ, मोनिका ने हाथ हिलाकर कहा। कार फिर चल पड़ी। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी। पिछली सीट पर बैठे हुए आदमियों से कोई भी कुछ ना बोला। मोनिका के होंठ एक दूसरे पर सख्ती से जमे हुए थे और आंखें विंडशील्ड पर थीं। फिर वो हेवलॉक बिल्डिंग के सामने ही रुकी। ये इमारत एक वीरान साहिली मकाम पर थी। मोनिका और इसके आदमी कार से उतरकर सदर दरवाजे की तरफ बढ़े, जो खुला ही हुआ था। सदर दरवाजे से गुजर जाने के बाद मोनिका और दो आदमी तो आगे बढ़ते चले गए, लेकिन एक वहीं पर रुक गया। जब वो लोग दूसरी राहदारी में मुड़ गए तो दूसरे आदमी ने एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद भी आगे बढ़ गया। पूरी इमारत सुनसान पड़ी थी, यहाँ तो कोई भी ना मिला। मोनिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ये क्या बेहूदगी थी, वो जमीन पर हंटर मारती हुई चीखी। लेकिन तीनों आदमी गुमसुम खड़े रहे। क्या अब्दुल पागल हो गया था? वो फिर धाड़ी। क्या वो जिंदा रह सकेगा? यकबैग इमारत के किसी गोशे से घुटी घुटी सी आवाजें आने लगीं। अरे हाँ, कौन है? मुझे बाहर निकालो। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मोनिका तेजी से आवाज की जाने पड़ी, लेकिन उसके आदमियों की रफ्तार तेज नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा था और निहायत इत्मीनान से टहलते हुए उसी जानिब चल पड़े थे जिधर मोनिका गई थी। मोनिका अब इस कमरे के सामने थी, जिसके अंदर से आवाजें आ रही थीं। शायद पहले वो इस तरफ नहीं आई थी। दरवाजा बाहर से बंद था और अब भी पीटा जा रहा था। जो कोई भी अंदर रहा हो अब भी चीख रहा था। अरे दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता, नहीं जानता। आवाज भर्राई हुई सी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे चीखते चीखते गला फट गया हो। दरवाजा बाहर से मकफल नहीं था, सिर्फ चुटकुनी ही लगाई गई थी। मोनिका ने एक आदमी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। उसने बेचूं चराह तामील की, लेकिन दरवाजा खुलते ही मोनिका की आंखें हैरत से फैल गईं। एक शकस्ता हाल आदमी उसके सामने खड़ा पलके झपका रहा था। तुम तुम यहाँ कैसे? मोनिका हिकलाई। तुम मोनी हो ना? उसने कहा। और मुझसे इस तरह पेश आ रही हो? जाहिर कुछ, बातिन कुछ। क्या तुम्हारा रवैया मुझे पागल कर देने के लिए काफी नहीं है? उस आदमी ने कहा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं, मोनिका बोली। यहाँ मुझे क्यों कैद किया गया है? मुझ पर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है? वो आदमी ने कहा। यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें किसने कैद किया है? मोनिका ने कहा। डंगू ने, वो आदमी बोला। डंगू ने? मोनिका मुतहय्यराना अंदाज में चीखी। हाँ, डंगू ने। मेरे खुदा, वो बिल्कुल वहशी है, उसने जैसी अजियतें मुझे दी हैं, आदमी ने कहा। क्या कह रहे हो तुम? मोनिका ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा।
कोट हटाकर मेरी पीठ देखो, जिस पर खून के कतरात आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे हैं। उसने मुझे सुइयों के बिस्तर पर लिटा दिया था, वो आदमी बोला। क्यों? मोनिका बोली। कागजात, बॉस के कागजात मांग रहा था मुझसे, उस आदमी ने कहा। ओह, मोनिका ने होंठ भींच लिए, फिर अपने साथ आने वाले तीनों आदमियों की तरफ मुड़ी, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कुराहट देखकर आंखें निकाली। खफा होने की जरूरत नहीं है मादाम, दिमाग ठंडा रखिए और ये भूल जाइए कि इस हंटर का रोब हम पर अब भी पड़ेगा, एक आदमी ने सर्द लहजे में कहा। क्या बकवास है? उसने उस पर हंटर से हमला किया, लेकिन हंटर पकड़ लिया गया। कमीने, कुत्ते, जलील, वो हंटर छीन लेने के लिए जोर कर रही थी। क्या तुम्हारी शामत आई है? तीनों ने बैक पर कहकहे लगाए। फिर एक बोला, हमें तशद्दुद पर मजबूर ना करो मोनिका, हम तुमसे नहीं डरते, डंगू से डरते थे। बेहतर यह है कि कागजात के बारे में अभी और इसी वक्त तस्फिया कर लो। डंगू तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता, और ना ही यही चाहता है कि तुम पर किसी किस्म का तशद्दुद किया जाए, एक ने कहा। थू, मोनिका ने झिलाट में उसके मुंह पर थूक दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो बुरी तरह बौखला गई। बुखलाहट क्या, उसे पागल का दौरापन पड़ गया था। वो उन तीनों पर टूट पड़ी थी, किसी को दांतों से भंभोड़ रही थी और किसी के चेहरे पर नाखून से नक्शो निगार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद उसकी पोजीशन भी बड़ी नाजुक थी। एक ने उसके बाल बड़ी मजबूती से पकड़ रखे थे और दूसरा पीठ पर घूंसे मार रहा था। यकबैक बड़े रोशनदान से कोई फर्श पर कूदा। ठहरो, कूदने वाले ही ने कहा था। उन्होंने मोनिका को छोड़ दिया और मोनिका भी उसकी तरफ मुड़ी, मगर शायद ये उसके लिए ऐसा ही दिन था जिसमें अनहोनियों के अलावा और किसी चीज़ का ज़हूर नहीं हो सकता था। रोशनदान से फर्श पर कूदने वाला वही अहमक जादूगर था जिसके लिए वो सुबह से सरगर्दां थी। औरतों पर हाथ उठाने से अक्सर बदहजमी हो जाती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हाजमे की गोलियां लाया हूँ, अहमक ने कहा, और वो तीनों इस पर टूट पड़े। मोनिका ये समझी थी कि वो उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, लेकिन शायद ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर खुद उसे क्या करना चाहिए। पहले ही हल्ले में उन्होंने अहमक की अच्छी से खासी पिटाई कर दी, लेकिन फिर अहमक ने संभाला लेकर जो हाथ झाड़ना शुरू किए, तो फिर उनमें से कोई संभल ही ना सका। अक्सर ऐसा भी होता कि वो इनमें से किसी को पकड़कर अपने सर से बुलंद करता और बकिया दोनों पर खींच मारता। मोनिका दीवार से टिकी खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे तो अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सचमुच वो अहमक जादूगर ही रहा हो। डंगू के ये तीनों आदमी माने हुए लड़ाके थे, लेकिन शायद अब वो किसी न किसी तरह से उनका पीछा छुड़ाकर निकल जाना चाहते थे। ओह बुज़दिलों, तुम हट जाओ, अचानक बाएं जानिब से आवाज आई। मोनिका चौंक पड़ी। डंगू दरवाजे से गुजरकर अंदर आ चुका था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। लड़ने वालों के हाथ रुक गए। हटो, तुम लोग हट जाओ, उसने एक बार फिर अपने आदमियों से कहा, और वो तेजी से इधर उधर हो गए। मोनिका के होंठ हिले थे, लेकिन आवाज नहीं निकली थी। शायद वो कुछ कहना ही चाहती थी। फिर इरादा तर्क कर दिया। डंगू ने अहमक आदमी पर फायर झोंक मारा। तुम्हारा हाथ कांप रहा है डंगू, अहमक ने आवाज दी। वो तो अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोनिका ने लंबी सांस ली। डंगू ने झिलाट में बेदरपे 3 फायर किए। अहमक गोया हवा में उड़ रहा था। जैसे डंगू की उंगली ट्रिगर पर ढीली हुई, अहमक ने हंसकर कहा, बकिया दोनों गोलियां भी खत्म कर दो, वरना कहीं तुम्हें खुदकुशी ना करनी पड़ जाए, अहमक ने कहा। लेकिन डंगू ने फिर फायर नहीं किया। वो उसे कीना तोज नजरों से देख रहा था। फिर यकबैक हंस पड़ा। वाकई तुम बहुत काम के आदमी हो, उसने कहा, मगर न जाने क्यों तुमने मेरी पेशकश ठुकरा दी। कुछ नहीं, यूं ही तफरीहन, अहमक ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें डंगू के रिवॉल्वर पर ही थीं। मोनिका जो डंगू से अच्छी तरह वाकिफ थी, सोच रही थी कि अब वो उसे बातों में उलझा कर ही फायर करेगा। उसका ये अंदेशा दुरुस्त निकला। डंगू ने फिर फायर किया था, लेकिन अहमक फिर बच गया। इतना फुर्तीला आदमी आज तक मोनिका की नज़रों से नहीं गुजरा था। अब ये आखिरी गोली खुदकुशी के लिए रहने दो डंगू, अहमक ने कहा, और डंगू फिर हंसने लगा। उसके तीनों मुलाजिम दीवार से टेक लगाए बुरी तरह हाँप रहे थे। अब शायद उनमें खड़े रहने की सक्कत भी नहीं रह गई थी। तुम ठीक ही कहते हो, डंगू ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। हाथ के साथ ही खुद भी आगे बढ़ जाओ, अहमद बोला। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। यकबैक डंगू ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन अपनी जोर में सामने वाली दीवार से टकराया, क्योंकि अहमद बड़ी फुर्ती से एक तरफ को हट गया था। यार डंगू, तुम्हें पीटने के लिए मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ेगा, अहमद ने संजीदगी से कहा। और ये तो तुम जानते ही हो कि अकड़ू बैठने से पैंट की क्रीज तबाह हो जाती है, इसलिए तुम एक सीढ़ी मंगवा लो। डंगू ने अचानक मुड़कर आखिरी गोली भी ज़ाया कर दी, क्योंकि अहमक अब भी गाफिल नहीं था। डंगू के साथियों के पास शायद रिवॉल्वर नहीं थे, वरना वो बुखल से काम न लेते, और फिर इस वक्त तो वो गोली हज़ारों रुपए की साबित होती, जिसके ज़रिए वो इस बूथ से पीछा छुड़ा सकते।
वो खौफजदा भी नजर आ रहे थे। शायद उन्हें भी कुछ यकीन हो चला था कि वो जादूगर ही है। डंगू के आखिरी फायर के बाद सन्नाटा छा गया। हर एक की नज़र अहमक के चेहरे पर थी और वो पहले से भी ज़्यादा अहमक नज़र आ रहा था। यकबैक मोनिका ने अपनी वैनिटी बैग से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। शायद वो अपने दोनों हाथ पीछे किए अब तक पिस्तौल ही निकाल लेने की कोशिश कर रही थी। उसने पिस्तौल का रुख डंगू की तरफ करते हुए कहा, धोखेबाज, तुम्हारी मौत मेरे हाथों आएगी। मोनिका ने कहा, वो तो मैं जानता ही था कि अब बेचारे डंगू की क्या वक़्त रहेगी तुम्हारी नज़रों में, अहमक आदमी ने कहा। ओह, वो कहाँ गया? वो अहमक चौंक कर चारों तरफ देखता हुआ बोला। टोनी, मोनिका ने आवाज़ दी, लेकिन उसने डंगू पर से नज़र नहीं हटाई थी। हो, डंगू लापरवाही से बोला, मेरे हाथ से भी गया और तुम्हारे हाथ से भी। परवाह नहीं, मोनिका ने उससे भी ज़्यादा लापरवाही जाहिर की। बताओ कि तुमने उसे कैद क्यों किया था? मेरी लाइल्मी में तुमने उससे कागजात का मुतालबा क्यों किया? मोनिका ने पूछा। उस दुश्मन की मौजूदगी में झगड़ा ना करो। डंगू का लहजा सर्द था। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मोनिका ने कहा। तो जहन्नम में जाओ, करो मुझ पर फायर। मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि किसी ऐसे मौके के लिए मैंने तुम्हारे पिस्तौल में गोलियां रहने दी होंगी। पिस्तौल तो उसी वक्त खाली हो गया था जब मैं तुमसे अलग हुआ था डार्लिंग। टोनी निकल गया, ये बहुत बुरा हुआ, डंगू ने कहा। मोनिका ने ट्रिगर दबा दिया। शायद वो समझी थी कि डंगू ब्लफ कर रहा है, लेकिन पिस्तौल हकीकतन खाली था। डंगू ने कहकहा लगाया और फिर यकबैक अहमक की तरफ देखकर बोला, मेरा आखिरी हरबा संभालो। तुम दोनों से कह रहा हूँ, मोनिका, तुम्हारी मौत मेरे लिए तकलीफदेह होगी, मगर क्या बताऊँ, अब तुम्हें जिंदा छोड़ना भी नादानी होगी, क्योंकि अब तुम मेरे लिए किसी चोट खाई हुई नागन की तरह जिंदा रहोगी, डंगू ने कहा। मोनिका कुछ न बोली। शायद वो उस के हमले की नौयत के मुतालिक गौर करने लगी थी। अहमक भी संभल गया था। डंगू ऐसे पोज में नजर आ रहा था गोया अब किसी दूसरे ढप से उस पर छलांग लगाएगा। लेकिन अचानक उसने अपनी पुश्त वाली खिड़की में छलांग लगाई, जिसके दोनों पार्ट खुले हुए थे। अरे, दोनों की जबानों से बैक वक्त निकला और वो एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए। ओफो, डॉज दे गया। अहमक रानों पर हाथ मारकर खिड़की की तरफ झपटा। राहदारी सुनसान पड़ी थी, लेकिन वो दौड़ता ही रहा। मोनिका उसके पीछे भाग रही थी। वो बाहर ना निकलने पाए। देखो, अगर वो निकल गया, मोनिका चीखी। अहमक दौड़ते दौड़ते एक जगह को रुक गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसने कमरे में कदम नहीं रखा था और दरवाजे ही पर खड़ा इस तरह आंखें फाड़ रहा था जैसे अचानक कोई हैरत अंगेज चीज सामने आ गई हो। क्या है? मोनिका ने उसके करीब पहुंचकर पूछा और फिर उस चीज़ पर उसकी भी नज़र पड़ गई जिसे वो इतने इन्हमाक से देख रहा था। ये कमरे के वस्त में फर्श पर एक मुस्ततील सा खला था, जिसका रुकबा कम से कम 12 मुरब्बा फीट जरूर रहा होगा। ये किसी तहखाने का ही रास्ता हो सकता था। क्यों रुक क्यों गए? चलो, मुमकिन है कि वो तहखाने में ही उतर गया हो। उसका बच निकलना बेहद खतरनाक होगा, मोनिका ने कहा। क्या ये इमारत तुम्हारी देखी भाली हुई है? अहमक ने पूछा। नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, हालांकि डंगू ही की मलकियत है, मोनिका ने कहा। मुझे तहखानों से खौफ मालूम होता है, अहमक भराई हुई आवाज़ में बोला। तुम जरा जाकर झांको तो। मोनिका ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे बकवास ही समझी हो। फिर वो आगे बढ़ गई। अहमक दरवाजे ही में खड़ा रहा। वो तहखाने के रास्ते करीब पहुंचकर रुक गई और फिर दो जानों बैठकर उसमें झांकने लगी। चंद लम्हों के बाद सर उठाकर अहमक की तरफ मुड़ी और आंखों की जुम्बिश से उसे करीब आने का इशारा किया। अहमक ने इधर उधर देखकर कमरे में कदम रखा। वो किसी वहशतज़दा हिरन की तरह चौकन्ना नजर आ रहा था। मोनिका ने फिर इशारा किया। उसके होंठ भी हिले थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली थी। अहमक भी इसके करीब पहुंचकर दो जानों बैठ गया। वो तहखाने में ही है, मोनिका ने सरगोशी की। मैंने आहटें सुनी हैं। अहमक भी तहखाने में झांकने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे में इसकी आंखों में सितारे नाच गए। वो तेज़ किस्म की बू मोनिका की नाक में भी तीर की तरह घुसी चली गई थी, जिसका भपका सा तहखाने से निकला था। अहमक तेज़ी से पीछे खिसका, लेकिन मोनिका को इसकी हालत देखने का होश कहाँ था। ये ना जाने कैसी बू थी जिसे बैक वक्त इसके जहन और जिस्म को इस तरह मुतासिर किया था कि वो ना तो कुछ सोचने के काबिल रह गई थी और ना जिस्म में खड़े होने की कुव्वत ही महसूस कर रही थी। आंखों के सामने हुई छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में तब्दील होती जा रही थी। पता नहीं वो किस तरह इस हद तक पीछे खिसक आई थी कि बेहोश होकर तहखाने ही में ना जा पड़ी। होश में आने के बाद किसे अंदाज़ा होता है कि बेहोशी में कितना वक्त गुजरा होगा, लेकिन मोनिका की आंखें अंधेरे में नहीं खुली थीं, उजाला ही था और उसे कमरे की छत साफ नजर आ रही थी और इसका भी एहसास था कि वो फर्श पर चित पड़ी हुई है, यानी हवास बहाल ही थे। ये और बात है कि वो इरादा करने के बावजूद भी ना उठ सकी हो। खासी लहीम शहीम और जीदार औरत थी, लेकिन इस वक्त तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म की सारी कुव्वत नचोड़ ली गई हो।
दफतन उसे अहमद का चेहरा नजर आया जो उसी पर झुका हुआ था। मुझे उठाओ, मोनिका ने हीप सी आवाज में बोली। अरे बाप रे! अहमद बौखलाकर पीछे हट गया और मोनिका ने हैरत से पलकें झपकाईं। फिर पूछा, हम कहाँ हैं? अभी किसी ने बताया नहीं। कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिलता जिसके हाथ किसी अखबार में इश्तेहार भिजवा सकूं, अहमद आदमी ने कहा। कैसा इश्तेहार? क्या मतलब? मोनिका ने पूछा। यही कि हमें ढूंढ निकालने वाले को 2.25 पाउंड इनाम दिए जाएंगे। हाय, मेरी मम्मी कितनी परेशान होंगी। अरे बाप रे! वो यकबैक उछल पड़ा। क्या हुआ? मोनिका ने पूछा। अगर इन्हें इल्म हो जाए कि हम दोनों यहाँ तन्हा हैं तो चांटे मार मार कर मुझे फारिगुल बाल कर दें, अहमद आदमी ने कहा। तुम हो क्या भला? मोनिका बोली। जादूगर, मगर अब मेरी बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। दोबारा चार्ज करे बगैर नहीं चलेगी, वरना मैं अब तक इन दीवारों को रेजा रेजा कर देता, अहमद आदमी ने कहा। तुम भी बेहोश हो गए थे? मोनिका ने पूछा। नहीं, जरा बेमौका नींद आ गई थी। हाय, तुम बेहोशी की बात कर रही हो? क्या मतलब? अहमद आदमी ने कहा। वो किसी किस्म की गैस थी, तहखाने से हम पर छोड़ी गई थी, मगर अब हम डेंगू के कैदी हैं, मोनिका ने कहा। अरे नहीं, मुझे शायद सड़क पर नींद आ गई थी, किसी शरीफ आदमी ने यहाँ पहुँचा दिया। मगर तुम कौन हो? वो अहमकाना अंदाज में हंसा। फजूल बातें ना करो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आखिर क्यों आप हंसे? हम तो सुबह से तुम्हारी तलाश में थे, मोनिका ने कहा। जब तुम तलाश ही में थे तो क्यों ना आप हंसता? मैं तो ज़्यादातर तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही रहा हूँ, अहमद आदमी ने कहा। क्या मतलब? मोनिका ने पूछा। मैंने सोचा था कि जब तुम मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाओगी तो मैं पीछे जाकर तुम्हारी आंखें बंद कर लूंगा। तुम कहोगी डंगू, मैं कहूँगा ओहो, तब तुम आंखों पर से मेरे हाथ हटा दोगी। ओह, काश मैं डंगू से भी छोटा होता। मगर अब बताओ, क्या तुम्हें अभी डंगू से वो है, क्या कहते हैं उसे? अहमद आदमी ने शर्मा कर सर झुका लिया और दाहिने हाथ में बाएं हाथ की उंगलियां मरोड़ने लगा। मोनिका उसे घूरती हुई उठ बैठी और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा काफी कुशादा था, लेकिन ना तो यहाँ किसी किस्म का सामान था और ना यही मालूम होता था कि अरसे से इसकी सफाई की गई हो। खिड़कियाँ 2 थीं, लेकिन इनमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं, जिनके दरमियानी फासले ज़्यादा से ज़्यादा 3 उंगली रहे होंगे। दरवाज़ा एक ही था, लेकिन बंद था। मोनिका उठकर दरवाजे के करीब आई और उसे हिलाकर देखा। वो दूसरी तरफ से बोल्ट कर दिया गया था और कमज़ोर भी नहीं मालूम होता था। दफतन वो उसे जोर जोर से पीट कर चीखने लगी। यहाँ कौन है? दरवाज़ा खोलो, वरना टुकड़े उड़ा दूंगी। जलीलो कुत्तो, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगी। दरवाज़ा खोलो। हरगिज़ ना खोलना, अहमद ने हाँक लगाई। देखता हूँ ये क्या कर लेती है। चुप रहो, वो उसकी तरफ मुड़कर धाड़ी। अरे, तो इसमें खफा होने की क्या बात है? अहमद बड़बड़ाया। मैंने भी अपना ख्याल जाहिर कर दिया था। दरवाज़ा खुलने के बाद क्या होगा? फिर वही उछल कूद और फिर वही भाग दौड़। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर तुम किसी औरत के साथ बंद कर दिए जाओ तो बंद करने वालों को दुआए खैर के साथ याद करो, क्योंकि औरत भी मौत की तरह बार बार नहीं आती, अहमद आदमी ने कहा। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, मोनिका बोली। तब तो खुदा गारत करे बंद करने वालों को, अहमद ने कहा। सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है, मैं तुम्हारी हड्डियां चबाऊंगी, वो दांत पीस कर बोली। लेकिन बोटियां मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि मेरे दांत कमज़ोर हैं, अहमद ने कहा। क्यों गुस्सा दिलाता है मुझे? वो पागलों की तरह चीखी। मेरी शक्ल ही ऐसी है कि लोग देखें और जल भुन जाएं, अहमद सर हिलाकर मायूसाना अंदाज में बोला। मोनिका दीवार से लगकर हाँफने लगी। अहमद किस तरह मुंह फुलाए बैठा था, जैसे सारी दुनिया से रूठ गया हो। यकबैक उसने सर उठाकर मोनिका से पूछा, होपी से तुम्हारा क्या रिश्ता था? क्यों? मोनिका यकबैक चौंक पड़ी। बस यूं ही। तुम आखिर हो कौन? मोनिका ने पूछा। मैं डंगू के चेहरे से नकाब हटाना चाहता हूँ, अहमद बोला। मैं समझी नहीं, मोनिका बोली। दिमाग ठंडा रखे बगैर समझ में नहीं आएगा। या मेरे करीब बैठो, वरना यहाँ सचमुच हमारी हड्डियाँ तक गल जाएंगी, अहमद आदमी बोला। तुम बाहर निकलने की फिक्र क्यों नहीं करते? मोनिका ने कहा। फजूल है, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। दरवाज़ा अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं करेगा, अहमद आदमी ने कहा। मोनिका के चेहरे पर अभी बेजारी के आसार थे, लेकिन वो उसके करीब आ गई। बैठ जाओ, अहमद बोला। मोनिका के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो गैर इरादी तौर पर उसके अहकामात की तामील कर रही हो। एक बार फिर उसने आंखें फाड़कर उसे घूरा। अब तो उसके चेहरे पर हिमाकत के आसार नहीं थे। आंखें किसी जहरीले सांप की आंखों से मुशाबह नजर आ रही थीं। इसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे यकलख्त इसकी शख्सियत ही बदल गई हो। तो तुमने होपी का तस्करा क्यों छेड़ा? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझसे सवाल करने की बजाय मेरे सवालात के जवाब दो, अहमद ने कहा। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली।
होपी मेरा बाप था, मोनिका ने कहा। ओह, अहमक बोला। क्यों, तुम्हें इस पर हैरत क्यों है? हैरत से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक अपने बाप के कातिल की महबूबा बनी रही हो, अहमक आदमी ने कहा। क्या मतलब? वो उछल पड़ी। मैं डंगू की बात कर रहा हूँ, अहमक ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मोनिका बोली। फिर टोनी का क्या किस्सा था? क्या तुम्हारे बाप का मोतमद नहीं था? था तो, मोनिका बोली। वो किस किस्म के कागजात के चक्कर में था? डंगू ने उसे क्यों कैद कर रखा था? अहमक ने पूछा। डंगू का अरसे से ख्याल था कि इसके पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिनसे मेरे बाप के कातिल पर रोशनी पड़ सकती है, लेकिन टोनी ने इसका एतराफ़ नहीं किया था। इसका कहना है कि होपी को बोगा के आदमियों ने कत्ल किया था। बोगा का नाम सुना है कभी? मोनिका ने कहा। हाँ, सुना तो है। वही तो नहीं जो यहाँ से जर्मनी के लिए अंडे सप्लाई करता है, अहमक आदमी ने कहा। तुम नहीं जानते, बोगा एक खतरनाक आदमी है। इसका ग्रोह सारी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, मोनिका ने कहा। खैर, चलो यही दुरुस्त होगा, लेकिन इसके पास क्या सबूत है कि बोगा ही के आदमियों ने उसे कत्ल किया था? जाहिर है कि जिस तरह लोगों ने बोगा को नहीं देखा, इसी तरह इसके ग्रोह के आदमी भी आम लोगों की नज़रों से पोशीदा ही रहते होंगे, अहमक आदमी ने कहा। कुछ भी हो, मैं सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ कि कभी ना कभी तो मेरे हाथ बोगा की गर्दन तक पहुँच ही सकेंगे, मोनिका ने कहा। क्या तुम्हें भी यकीन है कि टोनी के पास इस किस्म के कागजात होंगे जिनसे तुम्हारे बाप के कातिलों पर रोशनी पड़ सकेगी? अहमक ने पूछा। नहीं, अगर इसके पास ऐसी कोई चीज़ होती तो मुझे ज़रूर बताता, क्योंकि वो अभी मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है, मोनिका ने कहा। तुम्हारा डंगू का साथ कैसे हुआ था? अहमक ने पूछा। वो मेरे बाप के दोस्तों में से था। जब ये बात मशहूर हुई कि मेरा बाप बोगा के किसी इंतकाम का शिकार हुआ था, तो वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि वो होपी के खून का बदला बोगा और उसके आदमियों से ज़रूर लेगा। मुझे इससे नफरत थी, लेकिन इसका इल्म था कि वो भी बोगा के दुश्मनों में से है। इसलिए मैंने सोचा कि बोगा से निपटने के लिए डंगू से बेहतर मददगार ना मिल सकेगा। लिहाजा मैंने तुवन करहन इसे बर्दाश्त कर लिया और कारोबार में भी इसका हाथ बटाती रही। लेकिन वो नाशुक्रा कुत्ता। मोनिका को फिर गुस्सा आया था और फिर वो हाँफने लगी थी। लेकिन ये तो सोचो कि उसने तुम्हें और टोनी को यकजा करके कागजात का मुतालबा क्यों किया था? अहमक ने पूछा। यही चीज़ तो समझ में नहीं आती, मोनिका बोली। मुझसे सुनो, पहले तो इसे मेरी तलाश इसलिए थी कि वो मुझे अपने कुमार खाने में मुलाजिम रखना चाहता था, लेकिन फिर वो दिन याद करो जब किसी ने तुमसे फ़ोन पर डंगू के मुतालिक पूछा था और तुमने उसे गालियाँ दी थी, अहमक आदमी ने कहा। ओह, वही चीज़ तो बिनाए मुखासमत बनी है। मैं इससे पूछ रही थी कि दूसरी तरफ से बोलने वाले ने क्या कहा था, जिस पर चिल्लाकर इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। वैसे ये तो मैं जानती हूँ कि वो तुम ही थे, मोनिका ने कहा। अहमक मुस्कुराया और फिर बोला, मैंने उसे कहा था कि होपी के कत्ल में इसके अलावा और किसी का भी हाथ नहीं हो सकता। ओहो, मोनिका के होंठों ने दायरे की शक्ल इख्तियार की और आंखें फैल गईं। फिर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। अहमद भी अभी तक खामोशी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद मोनिका ने कहा, मगर तुम्हें इन मामलात से क्या सरोकार? तुम क्यों डंगू के पीछे पड़ गए हो? मोनिका ने पूछा। ये एक दुख भरी दास्तान है, एक ख़ानदान की तबाही की दास्तान। 3 साल हुए मेरा बाप यहाँ से लौट कर गया था। पिछले साल मेरा भाई तबाह हो गया था। इसने अपनी सारी पूंजी जुए में हार दी थी। फिर मैं आया तो तुम्हारे एक एजेंट ने मुझे भी उल्लू बनाना चाहा। वो तदबीर बताई जिससे मैं बहुत बड़ी जीत में रहता, यानी मैं भी सर के बल खड़ा हो जाता। क्यों? ये तो बिजनेस है, मोनिका मुस्कुराई। और इस बिजनेस की जनरल मैनेजर एक बकरी है, इमरान भी खुश होकर बोला। ओह, वो तो, मोनिका ने कहा। हाँ, महज तफरीह की खातिर, इमरान सा हिलाकर बोला। मैं समझता हूँ। लैला के कुत्ते की कहानी भी सुनी है, लेकिन यहाँ बकरी के मजनून पाए जाते हैं। लड़कियाँ ऐसे मर्दों से मोहब्बत करती हैं जिन्हें सिर्फ खुदबीन ही से देखा जा सके, इमरान ने कहा। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मोनिका ने दांत पीसकर घूंसा उठाया। हाथ नीचे गिराओ, वरना सिर्फ गोश्त का लुथड़ा होकर रह जाएगा। जानती हो डंगू इस खिड़की पर खड़े होकर क्या कह कर गया था? इमरान ने कहा। क्या कह गया था? मोनिका ने हाथ गिरा लिया। इसने मुझसे कहा था कि तुम मोनिका के लिए मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। मोनिका मुझे शुरू से ही धोखा देती रही है, इमरान ने कहा। लेकिन इस कुत्ते ने मेरे साथ क्या किया है? अगर तुम ना आ जाते तो शायद वो तीनों नमक हराम मुझे ही मार डालते, मोनिका ने कहा। डंगू का ख्याल है कि तुम्हें इन कागजात का इल्म है, इसलिए इसे तुम्हें और टोनी को यकजा किया था। शायद वो इसकी ज़रूरत महसूस ना करता, लेकिन इस फ़ोन कॉल ने उसे बुरी तरह बौखला दिया है। जो काम वो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहता था, इसे अब जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहता है। आखिर से इन कागजात की इतनी फ़िक्र क्यों है? इमरान ने पूछा। मैं भी यही सोचती हूँ। जब ये मालूम ही है कि होपी को बोगा के आदमियों ने कत्ल किया था, तो फिर इन कागजात की क्या अहमियत रह जाती है? मोनिका ने कहा।
हो सकता है कि वो किसी खास आदमी की तरफ इशारा करें, लेकिन डंगू इस खास आदमी को तुम्हारे इल्म में ना लाना चाहता हो, इमरान ने कहा। इसलिए वो आदमी डंगू ही हो सकता है, मोनिका बोली। अगर नहीं हो सकता तो इससे तुम्हें इस कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया था? ये क्यों नहीं बताया था कि कोई इसे होपी के कत्ल का इल्ज़ाम दे रहा है? बोलो, इमरान ने कहा। मोनिका कुछ ना बोली। अहमक उसे टटोलने वाली नज़रों से देख रहा था। फिर एक बैक इसने कहा, क्या डंगू टोनी को तलाश करने में कामयाब हो जाएगा? मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन काश मैं इससे पहले ही डंगू का खात्मा कर सकती। हो सकता है तुम्हारा ख्याल सही हो। डंगू ने मुझे महज इसलिए जिंदा रहने दिया हो कि टोनी से कागजात हासिल करने में मदद मिले, मोनिका ने कहा। वो यही कहकर गया है, बस इतनी ज़िंदगी है हम लोगों की जितनी देर टोनी की तलाश में गुजरेगी, इमरान ने कहा। फिर अब क्या किया जाए, मोनिका बोली। मैं तो ऐसे मौके पर अमूमन नाचता हूँ, पार्टनर ना मिले तो अकेले ही शुरू हो जाता हूँ, इमरान ने कहा। क्या तुम वाकई इतनी अहमक हो जितने नजर आते हो, मोनिका ने कहा। अहमक तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम खुद अहमक, जरा जबान संभाल के। हाँ, इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि डंगू ही होपी का कातिल है, मोनिका ने पूछा। काला जादू। मैंने शुतुरमुर्ग की दुम पर खड़े होकर रात भर जादू जगाया था, फिर मेरे हीरो ने इत्तला दे दी कि डंगू ही होपी का कातिल है, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हें पहली बार देखकर समझ गई थी कि तुम कोई बड़े फ्रॉड हो, मोनिका बोली। अच्छा, सच बताना, कभी तुम्हें डंगू की महबूबा होने पर शर्म भी आई है, अहमक ने पूछा। वो एक दिलचस्प तफरीह थी, एक दिलचस्प मशगला, मोनिका बोली। लेकिन अब वो तुम्हें बड़ी बेदर्दी से मार डालेगा, इमरान बोला। हो सकता है, मोनिका ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। लेकिन मैं ख्वाह मख्वाह मर रहा हूँ, मुझे अफसोस है। ज़रूरत ही क्या थी कि मैं भी कूद पड़ता। मुझे तो डंगू का कारोबार चौपट करना था, वो हर हाल में कर देता, इमरान बोला। हाँ, मैं भी यही मालूम करना चाहती थी कि इस मामले में क्यों आकर कूदे, मोनिका बोली। आह, क्या बताऊं, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। तुम्हें देखकर न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे 1.5 दर्जन बच्चों की एक झोल मुझे कब्र की तरफ हाँ के लिए जा रही हो। क्या इसी को इश्क कहते हैं, इमरान ने कहा। बकवास करोगे तो मुंह नोच लूंगी, मोनिका बोली। उसे नोचना नहीं, चूमना कहते हैं शायद, इश्क में, या खुदा जाने, मैं भी इश्क में अंडर ग्रेजुएट हूँ, इमरान ने कहा। बकवास बंद करो, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू कर सके, मोनिका ने कहा। तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। कुछ देर पहले तुम्हारे गुलाम किस तरह पेश आए थे तुम्हारे साथ, याद नहीं, इमरान ने कहा। मोनिका कुछ ना बोली, उसने अपना निचला होंठ दांतों में ही दबा लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।